नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि अब 1 सितंबर से अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम हेलमेट ज़रूर पहने और जो ड्राइव कर रहे हैं कि वही हेलमेट ना पहने, बल्कि उनके पीछे उनके जो साथी हैं, जो पीछे बैठे हुए हैं, उनको भी हेलमेट लगा कर के निकलना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक अभियान चलाने जा रही है। और इस अभियान के तहत जो लोग भी अगर हेलमेट नहीं लगाएँगे, नियम कानून का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे अभियान की जो कमान है, वो तमाम राजस्व के पास है, परिवहन विभाग भी उसको देखेगा, पुलिस के भी लोग देखेंगे। और इस अभियान की ज़िम्मेदारी जो सीएम योगी हैं, उनके आदेश के बाद है और साफ तौर पर उन्होंने ये अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को, क्योंकि जिस तरीके से दुर्घटना में ना सिर्फ युवाओं की जान जाती है, कई ऐसी घटनाएँ घटती हैं कि परिवार उजड़ जाता है। इसको लेकर के सीएम योगी ने साफ तौर पे अधिकारियों को निर्देशित किया था कि सड़क सुरक्षा अभियान चलाएं। और इसी के तहत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये अभियान चलेगा और सभी लोगों की चेकिंग की जाएगी कम से कम। और साथ ही साथ एक और भी है कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो नो हेलमेट नो फ्यूल। अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। और इस अभियान की जो कमान है वो जिले के जिला अधिकारी संभालेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो भी फील्ड पर होंगे और इस अभियान की पूरी उनकी अगुवाई में पूरा का पूरा अभियान चलेगा और साफ तौर पर वो फील्ड पर नजर भी आएँगे। तो कहीं न कहीं इसके पीछे जो उद्देश्य है वो दंडात्मक कार्रवाई का नहीं है कि किसी को दंड देना है, बल्कि लोगों को जागरूक करने का इरादे से ये पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा है। और साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि कितना ज़रूरी हेलमेट है आपके लिए, कितनी ज़रूरी है सीट बेल्ट आपके लिए। शायद यही कारण है कि ये अभियान जो है इस वक़्त चलाया जा रहा है। एक और खबर आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से बिहार में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उस यात्रा के दौरान यूथ कांग्रेस के एक कार्यक्रम में एक ऐसा माहौल खड़ा हुआ जहां पर एक व्यक्ति ने और वहां पर अमर्यादित टिप्पणी की है देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, जिसके बाद कहीं ना कहीं माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें कई बार नेता प्रतिपक्ष तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, और अब यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री के लिए की गई है, उसने कहीं ना कहीं एक नया मोड़ ले लिया है। और इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो कभी कांग्रेस के खासम खास हुआ करते थे, उन्होंने अब राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की अमर्यादित भाषा, वो भी राहुल गांधी के मंच पर मौजूद होने के साथ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर राहुल गांधी उस मंच पर मौजूद थे और उस समय इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो वो गालियां उनको भी लगती हैं। तो कहीं न कहीं अब ये पूरा का पूरा मामला बढ़ता हुआ जा रहा है, और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से पूरा जुड़ा हुआ मामला है और अमर्यादित टिप्पणी को लेकर के बीजेपी एक अलग स्टैंड और कहीं न कहीं अब कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी तेजी से ये पूरा का पूरा मामला निकल कर के आता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की एक यात्रा में एक कार्यक्रम में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कहीं भी उचित नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले किसी नेता, किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं है। सभी को मर्यादित टिप्पणी करनी चाहिए और ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे कहीं न कहीं स्थितियाँ जो है वो ऐसी पैदा हो जाए असहज टाइप की, कि जो आगे या उनके नेताओं के लिए भी एक बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक-एक करके हमारे साथ आएँगे। सबसे पहले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन-सी बड़ी खबर है? बिल्कुल देखिए अखंड खबरें दो बड़ी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आगमन कल प्रतापगढ़ है और तकरीबन जो बताया जा रहा है प्रोटोकॉल तो नहीं आया है, लेकिन तकरीबन 3 से 4 घंटों का प्रोग्राम है। पहले जो है समीक्षा बैठक, फिर एक जनसभा, फिर कानून व्यवस्था पे समीक्षा बैठक। देखिए कई मामले प्रतापगढ़ में इस समय बहुत हाईलाइटेड चल रहे हैं, तो उसको लेकर के भी कानून व्यवस्था को लेकर के भी समीक्षा बैठक होगी। और खास तौर पे ये भी देखा जाएगा और देखने वाली बात रहेगी कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब कल प्रतापगढ़ की जीआईसी ग्राउंड से हुंकार भरेंगे, तो एक तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के 27 के चुनाव को भी साधेंगे, क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का गढ़ भी है। 2 सीटें जो है उनके कब्जे में है। एक कांग्रेस से कब्जे में 1990 से लगातार चलती चली आ रही है, लेकिन 2022 के चुनाव में देखा गया कि 2 सीटें जो है प्रतापगढ़ के खाते से जो बीजेपी की थी वो चली गई सपा में,
और एक अपना दल में गठबंधन है, एक सीट यहाँ पे सिर्फ जो है भाजपा की है। तो कहीं न कहीं कल एक अलग ही मीटिंग होगी और समीक्षा बैठक और पूरे 2022 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है और चुनाव में तो 2024 में आए ही थे, लेकिन ये 2022 के बाद पहला प्रथम आगमन कहा जा सकता है कि ये आ रहे हैं और समीक्षा बैठक करेंगे। 2017 में देखा गया था, जब चौपाल का कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो चौपाल का कार्यक्रम प्रतापगढ़ से ही शुरू किया गया था और तकरीबन ये देखने को मिला था कि एक रात उन्होंने प्रतापगढ़ में बिताई थी और कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। अब की ये देखना होगा कि जो 3 से साढ़े 3 घंटे 4 घंटे का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का लग रहा है, इसमें किन-किन को फटकार लगती है, किन के ऊपर कार्रवाई होती है। 2017 में एक चीज़ और देखने को मिली थी कि एक ठेकेदार और भाजपा नेता ही थे देशराज सिंह, तो उनको जो घोटालों का मामला सामने आया था सिंचाई विभाग से और काफ़ी सड़कों में के ठेकों में से लेकर के, तो उसमें अधिकारियों को फटकार लगी थी, मुकदमे दर्ज हुए थे और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर उस ठेकेदार, क्योंकि वो फरार हो गया था, तो उस ठेकेदार की गिरफ्तारी नैनीताल के पास से कराई गई थी। तो अब की ये भी देखने वाली बात होगी कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है, तो ऐसे भी एक हाइलाइटेड मामला और वो भी बीजेपी नेता और ब्लॉक प्रमुख का हाइलाइटेड चल रहा है। तो काफ़ी लोग जो है, अगर कहा जाए कि इस समय प्रतापगढ़ में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो रहा है, तो ब्राह्मण नेताओं में काफ़ी लोग हो सकता है कि कंप्लेन कर सकते हैं, बीजेपी से निकालने की माँग कर सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो ये चर्चाएँ हैं, लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि अब आने वाला वक़्त बताएगा कि जब कल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ में होंगे, तो किसकी-किसकी कंप्लेन होती है, कानून व्यवस्था पे क्या बातें होती हैं और किन-किन लोगों को फटकार लगती है और जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? अखंड। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि प्रतापगढ़ में जिस तरीके से ना सिर्फ विधानसभा में भी बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है और वहीं अगर हम बात करें लोकसभा में भी, तो वहां पर भी बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से प्रतापगढ़ की सीट बीजेपी ने खो दी है, गवा दी है, तो कहीं न कहीं उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। और 27 की 26 की देखिए पंचायत चुनाव की ज़रूर बात है, लेकिन 2027 के चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जब वहाँ पहुँचेंगे, तो क्या कुछ निकल कर के चीज़ें उनके सामने आएँगी, ये की बड़ी बात होगी। लेकिन एक बात और भी है, क्योंकि राजा भैया का गढ़ माना जाता है प्रतापगढ़, तो क्या ऐसे में इस तरह की कोई जानकारी निकल कर के सामने आ रही है कि जब प्रदेश के मुखिया प्रतापगढ़ में होंगे, तो क्या राजा भैया भी उनके साथ मंच साझा कर सकते हैं या उनके साथ उनकी मुलाकात हो सकती है? क्या इस तरह की कोई भी कोई जानकारी निकल के आ पा रही है क्या नहीं? क्योंकि गढ़ है और प्रतापगढ़ में राजा भैया की तूती बोलती है और राजा भैया का साथ ना आना शायद बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया और कहीं न कहीं प्रतापगढ़ से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो ये माना जाए कि कल जब सीएम आएँगे, तो क्या उनके साथ राजा भैया भी वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं? कोई ऐसी जानकारी निकल कर के सामने आई है? बिल्कुल देखिए अखंड बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर बार चर्चाएँ रहती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव 2024 के चुनाव में बहुत ही हल्ला हुआ था कि राजा मंच शेयर कर सकते हैं, राजा मंच शेयर कर सकते हैं। लेकिन सारी अटकलों पे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने क्वेश्चन मार्क लगाया और पूर्ण विराम आखिरी में उन्होंने दिया और देखा गया कि उन्होंने कैसे एक छोटी-सी जनसभा की छोटी-सी की थी, लेकिन उसमें भीड़ इतनी हो गई थी, हज़ारों की संख्या में लोग पहुँच गए थे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि जिसको जहाँ अपना मत का प्रयोग करना है, वो वहाँ मत का प्रयोग कर सकता है। लेकिन उनका सिर्फ यही कहना और तकरीबन 6 से 7 सीटों पे प्रभाव डाल देना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कल मंच साझा करने की बात या रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया उनसे मुलाकात करने की बात, तो ये थोड़ी-सी अटकलों पे पूर्ण विराम मैं लगा देता हूँ कि अभी तक ऐसी कोई भी बातें नहीं निकल के आई कि राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया या उनके रिश्तेदार या एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी या उनके अन्य कोई भी जो है पदाधिकारी कल ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि समीक्षा बैठक होगी, तो समीक्षा बैठक जो विकास भवन में की जाएगी, तो उसमें हर एक पंचायत सदस्य या जो राजा भैया का जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो मौजूद वहाँ रह सकती है। ये कहा जा सकता है क्योंकि समीक्षा बैठक है, वो भी अपनी बात को रखेंगी, ये कह सकते हैं। लेकिन और भी और सारी अटकलों पे पूर्ण विराम इसलिए लगा है क्योंकि राजा भैया और योगी आदित्यनाथ को ऑलरेडी बहुत सारे चैनलों पे और
पॉडकास्ट में कह चुके हैं कि हमारे और योगी आदित्यनाथ के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब 2027 को लेकर के हो सकता है कि अंदर खाने में जो चर्चाएं यहाँ पे भी चल रही, लखनऊ में और भी ज्यादा चल रही कि सीटों की मांग थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। ये अटकलें कही जा रही हैं कि सदर विधानसभा से लेकर के और प्रयागराज कौशाम्बी और सुल्तानपुर अमेठी और आपके बगल जौनपुर में सीटें मांग सकते हैं। ये अटकलें, ये बातें चल रही हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है जब तक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की ओर से कोई बयान ना आ जाए उसमें कहना उचित नहीं होगा। लेकिन कोई भी कल मंच शेयरिंग नहीं होगी। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष जो लगातार रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का इस पे कब्जा रहता है, वो वहां पे वो उपस्थित हो सकती है। हाँ अखंड। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि प्रतापगढ़ राजा भैया का गढ़ है और इस गढ़ में उनकी टूटी बोलती है और सही बात है कि उनका सिक्का चलता है। उनको किनारे करके किसी भी पार्टी के लिए राह आसान नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का रिजल्ट प्रतापगढ़ चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला है, कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी का सबब बीजेपी के लिए वो बने थे। और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि जिसको जहां मन करे वो वोट दे सकता है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से वो सीट निकल गई और समाजवादी पार्टी के खेमे में चली गई। लेकिन देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए कितने कारगर या किसके लिए कहते कितने किसके लिए कारगर साबित होते हैं। अगर बीजेपी के लिए जाते हैं तो बीजेपी का पल्ला भारी होता है या समाजवादी पार्टी का, यानी जल्द से बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए अखंड, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने इसमें एक बात जो मुझसे मिस हो गई थी, मैंने वो कहना ऐड करना भूल गया था। ये कहा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने 24 में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि जिसको जहां जाना हो वो वहां जा सकता है। लेकिन जब 24 का चुनाव चल रहा था, चुनाव के दौरान देखा गया था अखिलेश यादव जब प्रतापगढ़ की जीआईसी ग्राउंड में जनसभा करते हैं तो जनसत्ता दल के काफी कार्यकर्ता अखिलेश यादव के समर्थन में आते हैं और तकरीबन हजारों की संख्या में लोग आते हैं और 8 से 10 सीटों का प्रभाव एक तरीके से देखा गया। और कहा ये गया कि ठाकुरों ने अपना मत अखिलेश यादव को दिया। अब फिलहाल ये 27 का चुनाव और आने वाले पंचायत, क्योंकि 7 से 8 महीने बाद पंचायत का चुनाव भी होना बिल्कुल होगी, ज्ञानेंद्र, अब ये देखने वाली बात होगी कितने कि इन लोग चुनाव में कितने ज्यादा इम्पैक्ट या इफेक्ट जो है वो राजा भैया का दिखाई देगा। लेकिन इतना जरूर है, जहां तक हम समझते हैं राजनीति को और प्रतापगढ़ को, उतना समझ में जरूर आता है कि राजा के बगैर ना तो समाजवादी पार्टी है ना ही भारतीय जनता पार्टी है। किसकी तरफ राजा भैया का झुकाव होता है ये देखने वाली बात होगी। चुनाव में अभी भले कुछ वक्त जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि उनको अपने पाले में लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। अगर वो अपनी सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग करते हैं, कुछ सीटों पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई सीटों पर वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें होंगी। लेकिन इतना जरूर है, हो सकता है उनको सीटें दे दे, लेकिन बीजेपी अपने कैंडिडेट उतार दे। तमाम ऐसी जगहों पर देखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अनम्यूट कर लीजिए आदर्श। जी अखंड, आज हम बताना चाहेंगे कि हरदोई जनपद में चोरियों की वारदात इसमें काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। अगर पुलिस की हम बात करें तो पुलिस कहीं ना कहीं पर ये जो है हल्की ढीली नजर आ रही है। मतलब कहना चाहेंगे कि पुलिस जो है ध्यान तो दे रही है लेकिन उतना ध्यान नहीं दे रही है, जबकि कप्तान साहब बहुत सख्त हैं। अभी परसों की यहाँ की बात है, आज हम इस समय हरदोई के जो पश्चिम निकटतम रेलवे प्लेटफॉर्म है कौड़ा, वहां पर हम खड़े हैं और यहाँ पर जो स्टेशन मास्टर है उनके उनको साथ भी लूट के वारदात को अंजाम दिया गया है। उनको मारा पीटा गया यहाँ से कोटिया के पास में, और उसके बाद जो मोबाइल था वो भी छीन लिया गया है। और मोबाइल छीनने के बाद उनका जो गाड़ी की चाबी ले गए हैं और जो पास पैसे वगैरह थे और वो इसमें हॉस्पिटल में एडमिट भी है। आज हम वही यहाँ पर कौड़ा में आए हैं और जो यहाँ जब जानकारी मिली लोगों को कि इनके साथ मारपीट भी हुई है और लूटपाट भी हुई है, तो तत्काल वहाँ पुलिस को सूचना दी, तो वहाँ पर सीओ पहुंचे, वहाँ पर जांच शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बात तो ये है कि एफआईआर तत्काल दर्ज होनी चाहिए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। एफआईआर जो है अभी कल की रात दर्ज की गई है। हमारे साथ ये भाई साहब भैया हैं जिन्होंने जो वहां पर गए होंगे, यहाँ जो पता चला तो उनसे पूछेंगे क्या है पूरी बात, कैसे क्या हुई। ये क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम गोकुल मौर्य है। जी। और यहाँ 26 की रात को यहाँ से रवि कुमार केसरी जी ड्यूटी करके निकले हैं। करीब यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद जीपी का प्लांट है, वहाँ पे उनके साथ ये वारदात हुई। हमें सूचना मिलने पर 11 बजे के करीब हम लोग वहाँ पहुंचे हैं, तो देखे काफी हाथों में चोटें आई हुई हैं और उस हाथों से खून वगैरह निकल रहा था। तो बातचीत करने के बाद पता चला कि 2 बाइक थी और कम से कम 5 से 6 लोग लौंडे थे, मतलब
कि मारा पीटा और धमकी दी और सामान मतलब कि पर्स वगैरह, मोबाइल, बाइक की चाबी, बैग वगैरह सब ले गए हैं और मतलब गोली मारने की धमकी भी दी और वहां से फरार हो गए। फिर हम पहुंचे तो प्रशासन वहां आई थी, वो अपने कार्यभार में लगे थे। वो क्या यही प्लेटफॉर्म पे तैनात थे, किस पद पर थे? ये यहाँ के स्टेशन मास्टर थे। तो अब अखंड जी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और पुलिस रोकने में नाकाम भी अब दिखाई देने लगी है, जबकि कप्तान साहब बहुत आदर्श सख्त हैं। आदर्श एक बात कहिए कि स्टेशन मास्टर के साथ इस तरीके की घटना घटित होती है और उसके साथ लूटपाट होती है, एफआईआर तुरंत नहीं लिखी जाती है, किस चीज का इंतजार किया जाता है पुलिस महकमे की तरफ से? जो भी तमाम लोग जिम्मेदार हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे थे? जब मारपीट हो गई, लूटपाट की घटना घटित हो गई, लुटेरे, चोर, बदमाश ये सब कहीं होते हैं, इनके बारे में इनको पुलिस को पकड़ना इनका काम है, लेकिन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? ये भी तो सवाल खड़े होते हैं, क्यों नहीं हुई एफआईआर दर्ज? क्या बता रहे, क्यों नहीं दर्ज किया गया था? इतना देर क्यों लग रहा है? ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात है कि एफआईआर जो कि तत्काल दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि ये केंद्र से जुड़ा हुआ रेलवे अरे प्लेटफॉर्म है, लेकिन तो मोबाइल यहाँ पर तो छूटने की सिम कार्ड के लिए एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है, तो इतनी बड़ी वारदात अगर किसी के साथ घटित हो गई है तो उसके लिए एफआईआर दर्ज करने में इतना समय क्यों? सवाल तो ये खड़ा होता है ना, किस लिए नहीं कर पाए? और जो लोग जिम्मेदार हैं, अगर उन्होंने नहीं दर्ज किया, हमारे ख्याल से मुझे लगता है कि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर होंगे अपराधी। जी जी जी। तो फिर क्या कर रहे हैं यहाँ फिर पर जी? आगे अगर उनको पुलिस की गिरफ्त से अगर बाहर है तो क्या कर रहे हैं पुलिस? पुलिस वाले ना एफआईआर लिखने में जल्दीबाजी या ना तो तत्परता दिखाते, ना अपराधियों को पकड़ने में तत्परता दिखाई, तो कर क्या रहे हैं? किस काम के लिए बैठे हैं वो वहां पर? हाँ जी, ये एफआईआर जो है अभी कल की रात को दर्ज की गई है, अब उस पर छानबीन चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बात पे भी वो जो आरोपी है अभी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। बिल्कुल लापरवाही है, तभी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर पहली बात तो आपने एफआईआर लिखने में ही इतनी देर कर दी, उसके बाद आप अपराधियों तक अभी पहुंच नहीं पाए, तो कैसे काम चलेगा? इस तरीके की वारदात एक स्टेशन मास्टर के साथ घटित हो जाती है और अपनी गुहार वो लगाता है, लेकिन उस गुहार पर कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, तो तमाम उन लोगों पर सवाल खड़े होते हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी। आदर्श, कप्तान से पूछिए कि आखिरकार इस तरीके की घटना घटित हुई तो पुलिस ने जल्दबाजी नहीं, तत्परता क्यों नहीं दिखाई एफआईआर दर्ज करने में, और अपराधियों को अभी तक नहीं पकड़ पाई है, गिरफ्त से बाहर है, तो क्या कारण है, क्यों बाहर है वो? ये भी जरूर पूछेगा उनसे। हम बताना एक बात और चाहेंगे आपको कि जिस दिन यहाँ पर जो वारदात थी उसी दिन 3 चोरियां हरदोई शहर में हुई है, जो जिन खास सदर में ही रेलवे पुल के नीचे जो दुकानें बनी थी उनको उनके भी सदर तोड़ के उनकी चोरी की गई है। और उसके 2 दिन पहले हरदोई जो खास इलाका है आवाज विकास कॉलोनी, वहाँ पर एक महिला के साथ में एक कब्जेबाजी की गई है। वहाँ पर जो लोग बाइक पर आए उस महिला के जेवर को साफ करने को लेकर उनसे कहा गया कि हम आपके जेवर साफ कर दें, लेकिन जब उस महिला के जेवर साफ करने वो जेवर लेकर वो दोनों लोग फरार हो गए। उसके बाद जो पीछे जो एक और बाइक वाला उसको पीछा किया गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी तक वो भी नहीं पकड़ा गया। ये सब बहुत बड़ी एक यही लापरवाही कारण है, देखने को अगर मिल रही पकड़ लिए गए होते आदर्श तो शायद स्थिति नहीं होती, इतना मनोबल नहीं बढ़ता इन चोरों अपराधियों का, इन लुटेरों का। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अगर कार्रवाई देखते हैं कि हो ही नहीं रही है, उनको पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही है, पुलिस की गिरफ्त से आराम से चंगुल से बचकर निकल जा रहे हैं, तो वो अपने जो भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें पता है कि ये रहेंगे, फिर से यही काम। जिस तरीके से ये अपराधी लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो पुलिस को भी कोई योजना बनाकर इनको पकड़ना चाहिए और ऐसे अपराधियों को पीछे रहना चाहिए। कई मामले में है कि लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले खुलेआम सड़कों पर घूमते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन पुलिस कप्तान का मतलब जरूर है कि आखिरकार इतना वक्त क्यों लगा और अपराधी अभी दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। अखंड, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। इंद्रवीर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है, ब्रेक होके आ रही है बीच में, लेकिन आ रही है। बताइए। देखिए देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, शुरू में आपने जो है एक बात बताई कि हमारे आज जो सबसे अगर बात करें तो रायबरेली के जो मंत्री हैं और सूबे की सरकार में मंत्री भी हैं, दिनेश प्रताप सिंह, इन्होंने एक आज जो है सोशल मीडिया पे एक अपनी पोस्ट डाली है और वो ऑल मीडिया को लगभग आई है वो सबके पास। हमारे पास एक तस्वीर है, उसको आप पहले देख लीजिए, फिर मैं बाइट है और उसको पहले आप सुनिए कि क्योंकि आपने शुरू में बताया कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में वहां पे इस तरीके की गाली गलौज की गई, वो शायद हम अपने चैनल पे दिखा भी नहीं सकते। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है, हमारे पास उनकी बाइट है, हम एक बार चाहेंगे कि अगर इनपुट पास है तो प्लीज उसको प्ले करें।
आज पूरे देश को दुख देने वाली बात देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में बिहार में जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी को गालियां दी गई, मां की गाली दी गई, ये निसंदेह भारतवासियों के लिए अपार दुख का विषय है। और उन लोगों के लिए जो भारतीय संस्कार संस्कृति जिनके भीतर छू नहीं गया है, जो अपनी बहन को सार्वजनिक सभा में अथवा संसद के भीतर जो संस्कृति के अनुरूप आचरण नहीं करते हैं, उनके संरक्षण में उनकी पार्टी के कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा ही व्यवहार करेंगे। मैं समझता हूं, भले आपने मोदी जी को गाली दी है, आपको भी मां है, मां से बढ़ के इस धरती पर कुछ नहीं होता है। आप और आपके कार्यकर्ता अगर मां की गाली मोदी जी को देते हैं तो वो गाली तो आपके मां पर भी लागू होती है। इसलिए उचित होगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश से माफी मांगे। मोदी जी अकेले भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को गाली देना ये महसूस कराता है कि तुम्हारी रंगों में देश का नहीं विदेश का खून है। देखिए, जिस तरीके से हमलावर हुए दिनेश प्रताप सिंह, ये जिस तरीके से गाली गलौज हुई और उस वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है मोदी डॉट मां ऐसी चीजें कही जा रही है। और इस वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है कि IBC 24 कंफर्म भी नहीं करेगा क्योंकि राहुल गांधी थे या नहीं थे, लेकिन जिस हिसाब से मंत्री उत्तर प्रदेश में दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में अगर ये गाली उनके कार्यकर्ताओं ने दी है, तो ये सही बात है कि देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो देश का प्रधानमंत्री होता है, वो नेता प्रतिपक्ष का भी प्रधानमंत्री होता है, वो पक्ष का भी प्रधानमंत्री होता है, वो आम नागरिक का भी प्रधानमंत्री होता है और एक बिजनेसमैन का भी प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके की जिस तरीके की आप वोट चोर के खिलाफ या वोट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या देश के प्रधानमंत्री या भाजपा के खिलाफ आप रैली कर रहे हैं, आप जनसभाएं कर रहे हैं, जायज है। क्यों? क्योंकि इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है जर्नलिस्ट, लेकिन ये जिस तरीके की बातें निकल के आई हैं इस पे जो और रायबरेली कहीं मंत्री का जो रायबरेली से बिलोंग करते हैं, उनका घर होम टाउन है रायबरेली, उनका ही बयान क्यों आया सबसे पहले? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष रायबरेली को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक शर्मनाक घटना है कि इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को मंच से उनकी मां को गाली देना, हम भी इसकी निंदा करते हैं। जी अगर इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि शर्म आती है ऐसे पॉलिटिशियन पर, नेता प्रतिपक्ष पर, कि जो देश के प्रधानमंत्री, एक बहुत गरिमा का पद होता है प्रधानमंत्री का पद, उस पद पर तू तड़ाक जैसी भाषा का इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ी बात है कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं और अपनी जिम्मेदारी को आप शायद आपको एहसास ही नहीं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। और अगर आप किसी भी अपने पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम में गए हैं और वहां पर अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है और अगर आपकी मौजूदगी वहां पर है, उसके बावजूद भी आप उन्हें रोकते और टोकते नहीं है, तो शायद ये इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी कि एक देश के प्रधानमंत्री के लिए नेता प्रतिपक्ष खुद वहां पर मौजूद हो और उसके लिए अमर्यादित टिप्पणी की जाए तो क्या होगा। देश में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, क्या यही शब्द का इस्तेमाल अगर दूसरे लोग करते रहेंगे? क्योंकि कल रायबरेली से जो तस्वीरें आपने दिखाई थी कि एक पक्ष ने कुछ किया, उसके चक्कर में लोग सड़कों पर निकल आए, फिर दूसरा पक्ष आएगा, वो उनके विरोध में सड़कों पर निकल आएगा। तो क्या इसी तरीके से देश को क्या अराजकता में झोंक देंगे? क्या अराजकता की आग में झोंकने का काम किया जाएगा? क्या आपको नहीं समझ में आता है कि क्या केवल वोट की राजनीति के चक्कर में एक गरिमा का जो पद है, देश का गौरव भरा पद है, उस पद को भी आप क्या इसी तरीके से उसको भी शर्मसार कर देंगे? उसके लिए भी इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणियां करवाएंगे आपकी मौजूदगी में? और नेता प्रतिपक्ष है, आपका सम्मान है, आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री से आप बात करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है आप। आपको कम से कम समझ में आता है कि एक देश के प्रधानमंत्री, जो देश का मौजूदा प्रधानमंत्री है, ना सिर्फ वो भारत का है बल्कि पूरे विश्व में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और आपके समय आपकी सभा में इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी की जाती है तो क्या देखेगा? कल उनके भी चाहने वाले लोग हैं, अगर आपके चाहने वाले हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, तो उनके भी चाहने वाले हजारों और लाखों लोग हैं। कल क्या होगा? और माहौल उसी तरफ बढ़ रहा है कि प्रदेश सरकार का एक मंत्री है, साफ तौर पर क्या बोल रहे हैं, देश नहीं, आपके रगों में नहीं खून दौड़ रहा है। उन्होंने बोला, ये हमने वीडियो सुना, तो क्या है, फिर धीमे धीमे आगे बढ़ेगा, एक बोलेगा कुछ और बोलेगा। लेकिन क्या ये सही है? इस तरीके की राजनीति सही है?
हम दिशा में अपने देश को लेकर के जा रहे हैं। अगर राजनीति करने वाले लोग, जो इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग इस तरीके की राजनीति करेंगे और इस तरीके की गंदी राजनीति करेंगे, तो देश कहां जाएगा? बिल्कुल। देखिए अखंड, एक चीज सही है कि आपने एक बड़ी चीज कही कि जैसे अभी मौर्य समाज निकल के आया, फिर ब्राह्मण समाज आएगा। ये कल की घटना थी रायबरेली की, और एक्शन का रिएक्शन 100% मिलता है, चाहे वो लड़ाई में हो, मार में हो, पीट में हो, या किसी भी चीज में हो, एक्शन का रिएक्शन। तो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एक बड़ा मामला है, और अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है पूरे देश में। क्यों? क्योंकि अब भाजपा वाले भी निकलेंगे। अब अगर भाजपा वालों ने रायबरेली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, किसी गांधी परिवार को हम इसका सपोर्ट नहीं करते, कुछ कहा, तो इससे शांति व्यवस्था और जो गरिमा है एक कांग्रेस की, मैं ये भी नहीं कह रहा, कांग्रेस आज इंडिया की सबसे पुरानी लार्जेस्ट पार्टी है, अपोजिशन में है। कभी उन्होंने 70 साल देश में राज किया, और आज नेता प्रतिपक्ष को राहुल गांधी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस तरीके की ये घटना हुई, उस घटना को नहीं होना चाहिए था, या एक बार अगर हुआ तो आपको बड़ा होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, या एक देश के नागरिक होने के नाते आपको रोकना चाहिए था अपने समर्थकों को। तो ये जिस तरीके से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा है कि इसका मतलब आपके रगों में यहां का खून नहीं, आप भारत देश को आज भी नहीं मानते। आज आप रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह सूबे के उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री है, उनका बयान है, और ये IBC 24 पर चला है। इसको जितने भी कांग्रेसी वो सुन सकते हैं अपने कान खोलकर। इसको हम बता रहे हैं कि ये कहीं से भी क्षमा योग्य बयान जो उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं ने दिया है, जो ये हुआ है, ये सरासर निंदनीय है। और जिस तरीके के बयान एक नेता प्रतिपक्ष के मंच पे मौजूद होते हुए, प्रियंका गांधी के मौजूद होते हुए आ रहा है, और सीधे सीधे उसमें दिख रहा है मोदी डैश है, तो ये आपको रोकना चाहिए था। और अब ये तूल पकड़ता नजर आ रहा है, और ये अभी और आगे जाएगा, ऐसा लगता है। तो जिस तरीके से ये हुई है, जैसे आपने कहा कि, और ये नेता ही मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री के पद, जो देश के प्रधानमंत्री का पद है, उसकी गरिमा अगर देश के नेता प्रतिपक्ष ही नहीं समझते, देश के सांसद नहीं समझते, विधायक नहीं समझते, छोटे से अदने से कार्यकर्ता अगर नहीं समझते, तो क्या बताया जाए उन लोगों को? उनकी पढ़ाई लिखाई पे भी शर्म आती है और शंका होती है कि सच में पढ़ाई उन्होंने की है कि नहीं की है। क्योंकि अगर हमारे देश में छोटे से भी लोग अगर अपने से बड़े लोगों का संबोधन करते हैं तो आपसे संबोधित करते हैं, पर ना जाने इन देश के पढ़े लिखे युवाओं को, जो इतने पढ़े लिखे हैं, बहुत लिटरेट हैं, उन लोगों को क्या हो गया है कि एक गरिमामयी पद के लिए इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, और उसके बाद खुले मन से हंसते मुस्कुराते हुए चलते चले जाते हैं। फिलहाल इस देश को इन जैसे नेताओं ने क्या बना दिया और क्या बनाएंगे, भगवान जाने। फिलहाल इतना जरूर है कि देश को, अगर आप जैसे नेताओं की नहीं, देश को जरूरत है एक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, एक जो समझदार नेता की। और अगर समझदार नेता आप नहीं है, तो अपने अंदर समझदारी लाने का काम करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी से संबंधित हो, चाहे वो कांग्रेस संबंधित हो, सपा से संबंधित हो, बीएसपी संबंधित हो, या कोई अपना भी राजनीतिक दल, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्यों ना हो, जो अपना दल बना करके चल रहे हैं। सबको समझने की जरूरत है कि आप लोगों की पॉलिटिक्स के चक्कर में देश अराजकता की आग में झोंकता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं झोंक देंगे आप लोग, और शायद यही कारण है कि देश में अराजकता का इस कदर माहौल है कि देश के प्रधानमंत्री पद के लिए एक भरी सभा में मंच पे अमर्यादित टिप्पणी की जाती है, और वहां बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष आराम फरमा रहे होते हैं। फिलहाल जो भी है, जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, तू तड़ाक की जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसी को देख करके उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल इस कदर है कि वो उनको गाली गलौज से संबोधित करते हैं। बहुत जल्द अपनी बात खत्म कीजिएगा इंद्रवीर, बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइन में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्टकट में अखंड, हमने कुछ दिन पहले जो है बात करी थी। अभी थोड़ी देर पहले हमारा जब मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बाइट प्ले हुई थी, तो हमने संपर्क कट गया है। इंद्रवीर के पास फिर से चलेंगे। रजनीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीकांत, कौन सी बड़ी खबर है? रजनीकांत, अनम्यूट कर लीजिए आप। से आपको बता दें, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो विद्युत एसडीओ पर है, एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी सरकारी गाड़ी में बियर पीते हुए नजर आ रहे थे।
तो वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो ये इस वीडियो के आधार पर एसडीओ सुखवीर सिंह सरकारी गाड़ी की पिछली सीट पे बैठे हुए थे जो बियर पीते हुए नजर आ रहे थे। उनके साथ और भी कोई कुछ लोग बैठे थे जिनका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था वीडियो में। लेकिन मंगलवार को जब जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने इस मामले का जब संज्ञान लिया तो उन्होंने कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन मानकर जिलाधिकारी ने आदिवासी अभियंता को मामले की जांच सौंपी थी, जिसमें वो जांच में दोषी पाए गए हैं। वहीं एमडी विद्युत एमडी नितिन कुमार के आदेश पे उनको निलंबित कर दिया गया है। रजनीकांत जी, कब की खबर है, कब ये वीडियो में वो अपनी सरकारी गाड़ी में इस तरीके से शराब पीते हुए, बियर पीते हुए नजर आ रहे थे? कब का वीडियो ये वायरल हुआ था और कितने दिन कार्रवाई में लग गए? ये सोमवार को वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद जिलाधिकारी ने उस वीडियो के संज्ञान में लेते हुए मंगलवार को जांच के आदेश दिए थे, जिसमें जांच में एसडीओ सुखवीर सिंह बुधवार को जांच जब रिपोर्ट आई उसमें वो दोषी पाए गए हैं, जिसपे विद्युत जो एमडी है उनके आदेश पर उनको निलंबित कर दिया गया और बांदा में उनको संबद्ध कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो ये सरकारी कर्मचारी हैं, अपनी जिम्मेदारी का ऐसा समझते हैं कि नहीं? किस इतने महत्वपूर्ण पर आप पद पर बैठे हुए हैं, व्यक्ति हैं आप, और इस तरीके से सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करते, अपने लोगों को, परिवार के लोगों को लाने ले जाने में तो गाड़ियों का इस्तेमाल होता ही है। अब क्या वो मैखाना बन गया है कि उसमें बैठ करके आप शराब पी रहे हैं? आपको कोई भी शर्म नहीं आ रही है क्या कि सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल इसलिए किया है कि कोई मॉडल शॉप बना दिया आपने क्या उसको? अगर यही कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति अगर अपनी गाड़ी में शराब पीते हुए नजर आता तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता। क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? उसके ऊपर कार्रवाई जी, अभी होती? तक क्या निलंबन नहीं, निलंबन से चल जाएगा? क्या कोई नहीं प्लेस अभी है सार्वजनिक स्थान पर अपनी गाड़ी में? पहली बात तो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए आप उस गाड़ी में बैठ जी, करके आप वहां पर शराब पी रहे हैं, तो क्या आपके खिलाफ कोई निलंबन की तो कार्रवाई अपनी जगह पे है, लेकिन कम से कम और भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। आम लोगों पर भी कार्रवाई होती है कि सार्वजनिक स्थल पर पे शराब पी रहे थे, उनका भी चालान होता है। क्या चालान वालान किया गया इनका? कि वीडियो वायरल होने नहीं के बाद क्या सब सारी जानकारियां जब निकल करके सामने आती? ठीक है, इस तरह की घटनाएं आती हैं कि जिस तरीके से कर्मचारी जो हैं अपने ही दफ्तर में इस तरीके की शराब पार्टी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब सरकारी गाड़ी में भी इस तरीके से वो शराब पीते हुए मस्त होकर के आराम से पी रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आता क्या कि किस तरीके की जो नियमावली है, उनका किस तरीके का आचरण होना चाहिए? उनके बारे में इसकी जानकारी नहीं है क्या उनको? क्या इस समाज में जो तमाम अधिकारी हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, उनको जरा सा भी एहसास है कि हमारे आचरण की वजह से क्या फर्क पड़ता होगा? अगर आप जिस समय ये पूरी की पूरी घटना घटी, तो हो सकता है उस दफ्तर के आसपास का भी समय हो। क्या ऐसी जानकारी मिल पा रही है रजनीकांत जी की जब वो शराब पी रहे थे, कौन सा वक्त था, किस समय की घटना थी ये? जी, वो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे, सरकारी गाड़ी से अपनी ड्यूटी, उस समय ड्यूटी का दौरान था, अपनी ड्यूटी पे ही कहीं जा रहे थे क्षेत्र में, जहाँ पे वो बियर पीते हुए नज़र आ रहे हैं उस वीडियो में। लेकिन देखने वाली बात ये है, उस वीडियो में अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। उसमें वो अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ-साफ नज़र आ रहा है कि एसडीओ सुखवीर से किसी अधिकारी को अपनी अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। और देखने वाली बात ये है, अभी तक उनको निलंबित किया गया है केवल, और बाला से संबंधित कर दिया गया है। दक्षिण विद्युत के जो एमडी हैं नीतीश कुमार ने उनको अभी निलंबित किया है और विभागीय जांच जारी है, और जो भी उस जांच में निकल के आएगा उस तरीके से उनकी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात है रजनीकांत, जो आपने जानकारी दी है कि वो निकल रहे थे, ड्यूटी पे थे, ऑन ड्यूटी। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस तरीके से शराब का सेवन कर करके अगर किसी जनता से मिलता होगा तो किस तरीके का व्यवहार करता होगा? जब अपने अधिकारियों, कर्मचारियों, जिसको भी वो गाली गलौज कर रहा था, तो आम जनता जब उसके पास अपनी गुहार लेके जाती होगी कि हमारे साथ ये दिक्कत है, क्योंकि एसडीओ के पास तमाम लोग पहुंचते हैं, बहुत सारी ऐसी शिकायतें जो एसडीओ के लेवल पे ही सुलझाई जा सकती हैं, तो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होगा इन महाशय का, ये देखने वाली बात होगी। कम से कम इनके पुराने बारे में भी, जहां पर ये कार्यरत है, वहां की भी डिटेल जरूर जांच करानी चाहिए कि आखिरकार इनका व्यवहार जनता के प्रति कैसा है। उसके हिसाब से ही इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि कम से कम एक मैसेज आए कि अगर इस तरीके से ऑन ड्यूटी एम्प्लॉय, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अपनी गाड़ी में बैठ करके शराब का सेवन कर रहा है, तो उसके खिलाफ इस तरीके की गंभीर धाराओं में ना सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा, बल्कि उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि ना सिर्फ वो याद रखेगा बल्कि उसकी पुश्ते भी याद रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए रजनीकांत। कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए अमेठी से। कुलदीप, कौन सी बड़ी खबर है? को बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अमेठी जनपद में इस समय आम जनमानस ड्रोन से अफवाह में, अफरा तफरी में लोग जी रहे हैं, उस पर
यहाँ के पुलिस प्रशासन अमेठी के लगातार जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सर्वप्रथम मुसाबिर खाना तहसील से वहाँ के गांव से निकल कर शुरू हुआ और लगभग अब ये पूरे जनपद में फैल चुका है कि ड्रोन रात में हवा में उड़ता है और उससे जो है लोग नजर रखते हैं, नजर बनाते हैं और गांव को लूटने का काम करेंगे। ऐसा भ्रम फैला हुआ है इस समय अमेठी में बहुत तेज से। मैं अखंड जी बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि ऐसे भ्रम को अमेठी की पुलिस बिल्कुल निराधार करने के लिए जगह जगह जो है कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। गाड़ियों पर माइक लगाकर जो है जनता को जागरूक किया जा रहा है। तब भी जनता में इतना भय व्याप्त हो चुका है कि जनता उसे स्वीकार करने में जो है सक्षम नहीं दिखाई पड़ रही है। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि लखनऊ से बनारस ये वायु मार्ग है और यही अमेठी जनपद में एक सेंटर है जहां पर नौयुवकों को ट्रेनिंग दी जाती है। पायलट के तौर पर उनको जहाज चलाने की पायलट सेंटर खुला है फुर्सतगंज के पास पर। वहां पर जहाजें उड़ाई जाती हैं, जिसकी जहाजों की किरणें रात में लोगों को चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो लोग उसको ड्रोन समझकर भय से जो है इस समय भय का माहौल उन लोगों में व्याप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से बार बार जो है प्रशासन के द्वारा लोगों को चेताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तब भी जो है लोग समझने को तैयार नहीं है। मैं अमेठी से कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप सिंह। कुलदीप एक बात जरा बताइएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही है, अमेठी की खबर नहीं है, कई ऐसे जिले हैं जहां पर पश्चिमी इलाकों में सबसे ज्यादा ये खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि ड्रोन का खौफ है लोगों में, ग्रामवासियों में। लेकिन आपसे एक सवाल है कुलदीप कि क्या इस तरीके से जो ड्रोन के खौफ की बात की जा रही है, आज की डेट में सभी के हाथों में मोबाइल फोन होते हैं और एंड्रॉयड और स्मार्टफोन तो जरूर होते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लोगों के पास गाँव में स्मार्टफोन नहीं है। तो क्या कोई ऐसे विजुअल निकल करके सामने आए हैं, कोई ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें ड्रोन को उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कोई ऐसे विजुअल आए या फिर सच में लोग भय के माहौल में अपने मन से मन मुताबिक बनाए हुए चीजों को निकल के, क्योंकि अगर ड्रोन उड़ रहे होते तो विजुअल तो आ रहे होते, तो क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास है या ऐसे कोई वीडियोस आपने देखे हैं या फिर किसी ग्रामवासी ने ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्ड किया, ऐसी कोई जानकारी निकल करके सामने आई है? इस तरह का कोई भी वीडियो अभी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल नहीं है, ना किसी ने इस तरह का वीडियो कोई बनाया है। बशर्ते जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे, हम बात यही कर रहे हैं कि जो भी ग्रामवासी, जिन जो लोगों में खौफ है, डर का माहौल है और रात में वो जग रहे हैं कि वो ड्रोन से रेकी की जा रही है, जैसी आप भी बता रहे हैं कि लोग चोरी की घटनाओं के लिए ड्रोन से रेकी की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि आज की डेट में लगभग सभी के पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन है। अगर उनके पास घर में किसी ना एक सदस्य के पास स्मार्टफोन रहता है, तो अगर इस तरह की घटना होती कि ड्रोन उड़ते हुए नजर आते, तो किसी के पास कैमरे में कैद होते कि या फिर केवल अफवाहों पर ही मान करके मुंह नुचवाया या तमाम ऐसी चीजें निकल करके सामने आई। हमने देखा है कि हमारे देश में कोई भी चीज कोई पत्थर में कुछ दूध पीने लगते, तमाम ऐसी चीजें जो बता करके निकालते रहते हैं लोग। तो किसी के अफवाहों पर कम से कम लोगों को विश्वास नहीं, किस तरीके की अफवाहों पर अगर विश्वास कर लेंगे तो कैसे जागरूक होंगे? लगातार अभियान प्रशासन चला रहा है, जागरूक कर रहा है आपको, आपके पास कोई वीडियोस है ही नहीं, कोई विजुअल है नहीं, उसके बावजूद भी आप विश्वास कर ले रहे हैं। तो सवाल तो आप पर खड़े होंगे ना कि आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं तमाम उन लोगों के लिए, तो ग्रामवासी उनके लिए पैनिक क्रिएट कर रहे हैं आप। जी अखंड जी, मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि इस तरह का वीडियो किसी के पास नहीं है और आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि एंड्रॉयड फोन अब इस समय इस जमाने में सभी के पास है। अगर इस तरह का कोई वीडियो, इस तरह का कोई भी जो है चमकीला पद जो है कोई भी तो दिखाई पड़ता है या ड्रोन कैमरा दिखाई पड़ता है, तो लोगों को अपने कैमरे में उसको कैद करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आपने कहा कि एक कुछ दशक पहले जैसे मोनचुआ का जो है भ्रम पूर्वक जो है समाज में जो है कई जिलों में सब फैला था कि जो है मोनचुआ जो है बढ़े, तो कहीं ना कहीं ये बातें कुछ ना कुछ सत्य हैं कि इस तरह के जो है सत्यता को जो है जनता तक पहुंचाने के लिए अमेठी पुलिस भी जो है लगातार जो है काम कर रही है, अपने गाड़ियों में माइक लगाकर है और ये को सोशल मीडिया के द्वारा अवगत करा रहे हैं कि इस तरह की कोई जो है बात नहीं है, आप डरे नहीं, समाज को जो है चेताया जा रहा है।
समाज को चेताना अच्छी बात है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज को भी समझदारी दिखानी होगी और कम से कम किसी अफवाह पर विश्वास ना करके अगर आंखों देखी घटना है तो बिल्कुल पुलिस को इत्तला कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े ग्राम में अगर कोई ड्रोन आता है तो किसी के मोबाइल कैमरे में कैद नहीं हो पाता। रेकी कर रहा होगा तो क्या बहुत ऊपर से रेकी कर रहा होगा, लेकिन अगर इस तरह की अफवाहें निकल करके सामने आती है तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इन अफवाहों पर कहीं जी ना कहीं यही पूर्ण विराम यही तो लगाएं और कम से कम अगर प्रशासन का अखंड जी सहयोग सवाल है। करे और अगर कोई कोई चीज कैद निकल नहीं करके करता है, सामने बशर्ते उसको भ्रम में फैलाया जा रहा है, जैसा कि प्रशासन द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि ये हवाई कुलदीप का नेटवर्क कुछ इश्यू है, बाद में करेक्ट करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सभी को इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब तक कोई चीज आपके पास नहीं हो, कोई ना हो, किसी की सुनी सुनी बातों पर अगर आप इस तरीके से विश्वास करेंगे तो भ्रम की स्थिति होगी और भ्रम की स्थिति से डर का माहौल होगा। तो लोगों को कम से कम जागरूक होने की जरूरत है और इस सोचने की जरूरत है कि आखिरकार अगर इस तरीके के ड्रोन उड़ रहे हैं इलाकों में, ना सिर्फ प्रदेश के कई इलाकों की बात करें, उत्तराखंड में भी इस तरह की खबरें आई, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आई और फिर अब अमेठी में इस तरीके से ड्रोन का खौफ है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये चोर हैं या रेकी कर रहे हैं जो भी लोग हैं, तो क्या इसके वीडियो कोई बना नहीं रहा है? क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में इस तरीके की घटनाएं बहुत जल्दी से वायरल होती है। अगर ऐसा होता तो इस तरीके के वीडियोस जरूर कहीं सोशल मीडिया पे जरूर आते, तो कम से कम ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए घातक है। जिला प्रशासन का सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप, इस तमाम जानकारी के लिए। एसपी सिंह सुल्तानपुर से जुड़े हैं। एसपी सिंह, बड़ी खबर है। सुल्तानपुर जनपद में क्रीड़ा अधिकारी जो पंच स्टेडियम सुल्तानपुर है, मशहूर पंच स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम है। यहाँ के क्रीड़ा अधिकारी अपने विभाग के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि अनियमितता हुई है, करोड़ों का घोटाला जो है हमारे विभाग में हुआ है। जिला अधिकारी को इन्होंने कल एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत कराया कि इसकी अनियमितता की आप जांच करवाएं, जिससे आपका स्विमिंग पूल है, बाउंड्री वॉल है, नाली है और जो आपके रोड बनाए हुए हैं उसमें काफी अनियमितता पाई गई। करोड़ों का घोटाला वो कह रहे हैं कि इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। जिलाधिकारी महोदय और सब विभागीय खेल क्रीड़ा अधिकारी ने विभागीय लखनऊ तक के एप्लीकेशन के माध्यम से इन्होंने अवगत कराया और इसकी जांच के लिए अनुरोध किया जिलाधिकारी महोदय से। एसपी सिंह, सबसे बड़ी बात है कि अगर एक क्रीड़ा अधिकारी ने इस तरह की अनियमितताओं का आरोप लगाया है तो पहली बात तो सवाल ये उठता है कि किन लोगों पर ये आरोप लगाया है? क्या आपने विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों पर लगाया है या फिर किसी ठेकेदार पर लगाया है या किसी फर्म पर लगाया है कि उनकी मिलीभगत या फर्म ने अच्छा काम नहीं कराया उसको भुगतान हो गया? क्या नहीं, इसके पहले इन्होंने कह रहे हैं कि ये जो विभागीय हमारे क्रीड़ा अधिकारी हमारे पूर्व में थे और जो जिन संस्था को काम दिया गया था वर्क करने के लिए, जिन ठेकेदार को, सबसे बड़ी बात है कि एक क्रीड़ा अधिकारी अपने पूर्व में तैनात अधिकारी के खिलाफ इस तरीके की अनियमितताओं के आरोप लगाता है तो जांच कहां तक पहुंचेगी, कब तक होगी, ये भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने विभाग का अधिकारी अपने पूर्व में जो अधिकारी तैनात था उनके खिलाफ इस तरीके के घोटाले का निर्माण, तो कहीं ना कहीं उनका कहना कि हमारे पास साक्ष्य भी है, हमारे पास विद पेपर भी हैं, जिस पेपर से हम शासन को अवगत करा रहे हैं, विभाग को अवगत करा रहे हैं कि ये अनियमितताएं इसमें हुई है, इसमें जो है घोटाला, करोड़ों का घोटाला हुआ है। नहीं, वो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बिना साक्ष्य के एक अधिकारी अपने ही लेवल के अधिकारी के ऊपर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएगा, लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि इस तरीके से जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है, जिन अधिकारियों के ऊपर, उन्हीं के ऊपर इस तरीके के भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के आरोप लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? वहां पर जिस तरीके की सुविधाओं को उसके लिए बनाया गया था, जिस वर्ल्ड क्लास बोलते हैं आजकल की डेट में कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो चीजें बन रही है वर्ल्ड क्लास लेवल की बन रही है, लेकिन वर्ल्ड क्लास लेवल की ये बन अगर रही है, ये अनियमितताएं और करोड़ों के भ्रष्टाचार बातें कहां से निकल करके सामने आ रही है? शासन गंभीरता से लेना चाहिए। अगर जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ और बताना चाहिए कि वो भी जिम्मेदार है जिसकी वजह से गलती हुई है, उसको पकड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सीएम योगी है लगातार ये बात कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं मिलेगी, बेल की बात जो करते हैं, कहीं ना कहीं उसके मंशा के अनुरूप भी काम करने की आवश्यकता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मसले पर शासन किस तरह की कार्रवाई करता है। क्या अधिकारी थे, कर्मचारी थे या जो फर्म काम रहा है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई उसके ऊपर उसको पैनलाइज किया जाता है या उसको बार किया जाता है या बार किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि अधिकारियों से इस बारे में चर्चा कीजिएगा और इस खबर पर नजर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जितेंद्र बस्ती से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर? बिल्कुल अखंड, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं बस्ती पुलिस हो सकता है अब एक्टिव थोड़ी से मोड में दिखाई पड़ रही है। फिलहाल आपको बता कि मैं 3 खबरों पे प्रकाश डालूंगा। फिलहाल अब तीनों खबरें जो है एक ही मुद्दे से रिलेटिव है। फिलहाल पिछले 15 दिन के मैं आंकड़ों की अगर बात की जाए तो पहली घटना जो है एक ही दिन में 2 घटनाएं घटी थी, जिसमें जो है विशेष समुदाय के 3 युवक जो है एक लड़की को छेड़ते हैं, सॉरी छेड़ते नहीं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म ऐसा है कि उसकी माँ के सामने दुष्कर्म करते हैं और लड़की जो है उसकी माँ बार बार बाहर चिल्लाते रहते हैं कि लड़की को छोड़ दो, लेकिन जो तीनों आरोपी थे वो कहीं ना कहीं छोड़े नहीं, उसको लगातार दुष्कर्म जैसी घटना को बारी बारी उन्होंने अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, वैधानिक कार्रवाई नहीं कर दी, लेकिन सवाल यह उठता है कि सेम दिन ही दूसरी घटना ही घटती है कि एक जो है विशेष समुदाय का एक लड़का जो है एक लड़की को छेड़ता है और भाई जब उसकी शिकायत करने के लिए उसके घर जाता है तो उसकी दोनों हाथों से उंगलियां, जो बकरा और मुर्गा काटने वाली जो हथियार होते हैं, उस हथियार से उसकी उंगली काट दी जाती है। फिलहाल अभी भी वो जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। लेकिन आज अगर इस बात को उठाने का सवाल ये उठता है कि आज अगर मुद्दे की बात की जाए तो पहला मुद्दा ये है क्योंकि सेम यही घटना बस्ती जनपद में फिर घटी है। 24 घंटे के पुलिस एक्टिव हो गई, लेकिन 24 घंटे के अंदर महज पुलिस ने जो है उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ही नहीं कर सकते, उसको मुठभेड़ में लंगड़ा भी कर दिया। फिलहाल आपको बता दें कि 9 साल के नाबालिग बच्ची के साथ में कल रुदौली थाना क्षेत्र में, सेम थाना क्षेत्र के तीनों घटनाएं है। उस थाना क्षेत्र में जो एक डायल 112 पे सूचना आती है कि उसके लड़की के साथ एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा उसको साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तत्काल पुलिस एक्टिव होती है, उसको छानबीन करती है, लेकिन मध्य रात्रि लगभग 3 बजे के आसपास में पुलिस को जानकारी मिलती है मुखबिर के अलावा कि वो शमशान घाट में छुपा हुआ है। पुलिस वहां पहुंचती है, उसको पहुंचने के बाद उससे उससे कहती है कि तुम सिलेंडर कर दो, लेकिन वो सिलेंडर ना करते हुए पुलिस के ऊपर फायर करता है। पुलिस ने भी फायर किया, उसके पैर में जो है गोली लगी। फिलहाल तीनों घटना से जो है कहीं ना कहीं अखंड एक साफ चीज जाहिर होती है कि तीनों घटनाएं मिलती जुलती सेम घटनाएं हैं। अगर ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है तो क्यों हो रही है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। दूसरी चीज, सेम ही थाना क्षेत्र की बात है, एक ही थाना क्षेत्र में, क्योंकि बीते 3-4 दिन पहले की अगर मैं बात की जाए उसी थाना क्षेत्र के उसी थाना से जो वहां के जो चौकी इंचार्ज थे और जो एसएचओ थे उनको लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। लाइन हाजिर करने के बाद 2 दिन के बाद यह घटना घटी है। अखंड, क्या लाइन हाजिर करने के बाद भी क्या घटना में रुकावट आ गई? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है जितेंद्र, और अगर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो उनका मनोबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये किसी विशेष समुदाय से ताल्लुक नहीं रखता है, ये व्यक्ति से ताल्लुक रखता है। ताल्लुक इसलिए रखता है कि अगर इस तरीके से जो व्यक्ति अपराध करता है इन नाबालिग बच्चियों के साथ, तो कम से कम उसके खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई जरूर बनती है कि उसको नहीं, उसकी साथ पुश्त याद रखे। लेकिन लाइन हाजिर करने से क्या मामला सुलझ गया या क्राइम जो है लगातार उसमें क्या घटतौली हो गई? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उन अपराधियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इन अपराधियों के ही हौसले इतने बुलंद हैं कि इस तरीके की घटनाओं में अगर लगातार वृद्धि हो रही है तो सवाल खड़े होंगे। जितेंद्र, नहीं अखंड, बिल्कुल अखंड, सवाल बिल्कुल करेंगे। सबसे बड़ी चीज है लाइन हाजिर करने का भी कारण था कि परिवार ने पहले तहरीर दी, इस बारे में पुलिस को अवगत कराया कि उनकी लड़की के साथ में छेड़छाड़ जैसी घटना हुई, लेकिन पुलिस शायद एक्टिव होती और तत्काल कार्रवाई करती तो हो सकता था कि उस युवक की तीनों उंगलियां नहीं करती, हो सकता था उस लड़के के साथ दुष्कर्म नहीं होता। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पुलिस एक्टिव नहीं थी। अब पुलिस एक्टिव है, जो महज 12 घंटे के अंदर ही जो है मुठभेड़ कर दिया है। अखंड, जितेंद्र, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि लाइन हाजिर कर देने से समस्या का समाधान नहीं होता। जो लोग इस तरीके के अपराध के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो पुलिस महकमे के ही ना हो, अगर अपराधी दोषी है तो उस अपराध के लिए जो लोग गुहार लगाने आपके पास पहुंचे थे, अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो आप उससे बड़े दोषी हैं। आपके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपको भी याद रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, तमाम ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में, कि इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। आखिरकार इन घटनाओं में रोकथाम क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं इसमें कटौती हो रही है? इतने लगातार अपराधियों के एनकाउंटर्स हो रहे हैं, लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, लेकिन अपराधियों में खौफ नहीं है। तो क्यों नहीं है? सवाल ये एक सबसे बड़ा है। जितेंद्र, एक सवाल ये भी है कि क्या कप्तान साहब की तरफ से कोई इस पर बयान आया कि लगातार एक क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है और इस तरीके का मामला लगातार संज्ञान में आता जा रहा है, तो क्या पुलिस वहां पर कोई सख्ती के साथ कार्रवाई नहीं कर पा रही है? क्या इसकी वजह से इस तरीके से जो अपराधी उनके हौसलों में इस तरीके का मनोबल, उनका हौसला बढ़ा हुआ है?
नहीं, बिल्कुल, अभी पुलिस अधीक्षक की तरफ से ऐसा कोई बयान तो नहीं है फिलहाल, लेकिन आंकड़ों की बात इस तरीके से किया गया कि 15 दिन के अंदर ही जो लगातार 3 घटनाएँ घटी, क्योंकि वहाँ के सामाजिक लोगों की बात की जाए या विश्व हिंदू महासंघ की बात की जाए, क्योंकि इस मामले में जो है अदर संगठन को आना पड़ता है, उनके द्वारा आने के बाद एक्टिव होना पड़ता है, तो उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है, तो तमाम चीजें हैं कि कहीं न कहीं पुलिस अगर अधीक्षक की बात की जाए, हो सकता हो कि इन मामलों को देखते हुए थाना अध्यक्ष के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन पिछले अगर 1 हफ्ते के अंदर बात की जाए, पुलिस अधीक्षक ने तत्काल इस मामले को देखते हुए उन्होंने कई थाना में जो है फेरबदल भी किया है। थाना फेरबदल करने के बाद बात की जाए तो ये उसी थाना की घटना तत्काल फिर घटती हुई नजर आई है। अखंड। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, कहीं ना कहीं थाने का फेरबदल जरूरी है, पर इतना जरूर है कि अगर इस तरीके के अपराधों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है और ऐसे तेज तर्रार अधिकारियों की तैनाती करनी होगी जो कम से कम इन अपराधों पर अंकुश लगाम लगा सके, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अगर इस तरह की घटनाएं दिन पर दिन लगातार अगर एक के बाद एक होती जा रही हैं तो सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार बस्ती के जो पुलिस है वो कर क्या रही है, वो उसको रोकने के लिए क्यों नहीं प्रयास कर पा रही, और अगर रोकने का प्रयास कर रही है तो आखिरकार क्या वजह है कि रुक नहीं रहे। तो तमाम ऐसे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब जरूर लीजिएगा पुलिस अधीक्षक से और पूछिएगा कि आखिरकार इतनी वारदात लगातार होती चली जा रही है तो आखिर इनको रोकने में पुलिस क्यों नाकाम है। कुछ कहना चाह रहे जितेंद्र? बिल्कुल, बिल्कुल अखंड, क्योंकि अगर जिस तरीके से देखिए अभी लगभग अभी 2-3 दिन पहले की भी बात की जाए, 3 जो नाबालिग बच्चे थे वो भी कहीं न कहीं अपने घर से साइकिल से निकले थे और गायब हो गए थे। बगल के संत कबीर नगर जिले से वो बच्चे पाए गए थे। फिलहाल तो जो घटनाएँ हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी घटनाएँ उन लोगों ने बताया था कि एक नाबालिग बच्ची का जिसका अभी तक भी 13 लोगों का डीएनए जा चुका है, और लगभग बात की जाए तो मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने के आसपास की बात है। बच्ची का भी पता नहीं चला किस बच्चे ने उनके साथ दुष्कर्म किया या किस हिसाब से उस बच्ची की मृत्यु हुई है। फिलहाल वो भी अभी तक कहीं न कहीं जो है रुका हुआ है, अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई इसमें भी दिखाई नहीं हुई, क्योंकि आरोपी 6 महीने 5 महीने जैसा लंबा समय हो गया है, गाँव के 13 लोगों के डीएनए गए हैं, पुलिस आखिर में कर क्या रही है? आखिर उस नाबालिग बच्ची को अभी तक जिसकी मृत्यु हो गई है उसको अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? सवाल ये खड़े होते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस साफ तौर पे अगर बात की जाए, अगर ऐसी घटनाओं पे कड़ी कार्रवाई कर सकते, हो सकता हो कि ऐसी जघन्य जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले जो आरोपी है शायद उनके साथ बड़ी घटना हो तो इस तरह की घटना दोबारा ना हो। फ्रेंड। बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात की जितेंद्र। सबसे बड़ी बात है कि एक लाइन इसीलिए कही जाती है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। उसका कोई मतलब नहीं है, अगर आपको देर से न्याय मिलेगा तो उस न्याय का कोई मायने मतलब नहीं है, और अगर जो सच में अपराधी हैं अगर वो खुलेआम घूमे या उनको सजा ना मिल पाए तो उस व्यक्ति के साथ ही अन्याय है जिसके लिए न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि समय रहते अगर कार्रवाई हो जाएगी, समय पर कार्रवाई हो जाएगी तो लगता है कि शायद उसको न्याय मिल पाया, लेकिन अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, उसे न्याय नहीं मिल पाया तो उस न्याय का कोई मायने मतलब नहीं है। फिलहाल जिस तरीके की कार्रवाइयां पुलिस की बस्ती में इस तरीके के अगर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। जरूर पुलिस अधीक्षक से पूछेगा कि आखिरकार इस तरीके की जो अपराध लगातार जिसमें बढ़ोतरी हो रही है इन पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है, इसको रोकने में पुलिस क्यों नाकाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और खबर आपको बता दें, प्रयागराज से जुड़ी हुई है, और प्रयागराज से इसलिए जुड़ी हुई है, महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि एक बार फिर से रिश्तों के कत्ल की खबर सामने आई है। एक ताऊ ने अपने 17 साल के भतीजे की हत्या कर दी। हत्या ही नहीं की बल्कि उसका हाथ और पैर अलग काट कर जंगल में फेंक दिया और उसका धड़ नाले में डाल दिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उसकी मां ने पहले स्कूल में फोन किया कि उसका बच्चा अभी तक घर नहीं लौटा, तो बताया कि बच्चा आया ही नहीं है। स्कूल उसके बाद वो जाकर के कंप्लेन कराते हैं तो पुलिस ने 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, कई सारी टीमें गठित की, तब जाकर एक जानकारी हाथ लगी कि एक महिला ने बताया कि एक पुरुष आया था और उसने यहाँ पर एक डेड बॉडी फेंकी है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसको पूछताछ के लिए जब पता करती है तो पता चलता है कि वो बच्चे का ताऊ है। और सबसे बड़ी बात है, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ताऊ ने अपने भतीजे की हत्या क्यों की, एक तांत्रिक के चक्कर में पड़ करके, क्योंकि उसके बेटे और बेटी दोनों ने आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वजह से वो परेशान चल रहा था, मानसिक रूप से परेशान था। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि जब उसने इस बारे में एक तांत्रिक को बताया तो उस तांत्रिक ने बोला कि उनके बेटे और बेटी की उम्र के किशोर की अगर बलि दी जाए तो जो गृह दोष है ये समाप्त हो जाएगा। जिसके बाद लगातार उसका ताऊ बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसको समय नहीं मिल रहा था, लेकिन सोमवार के दिन उसको सफलता हाथ लगती है और वो बच्चे का गला दबा करके, मुंह दबा करके घर के अंदर लेके जाता है। पहले उसकी हत्या करता है, उसके बाद हाथ पैर काट करके अलग करता है, उसके धड़ को अलग करता है, सर हाथ पैर को जंगल में फेंकता है और धड़ को नाले में फेंकता है। जिस तरीके से घटनाएं सामने निकल करके सामने आ रही, रिश्तों का कत्ल हो रहा, कहीं ना कहीं तमाम एक के बाद एक
ये जो रिश्तों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग अमानवीय हो गए हैं, मानवता बची नहीं है, रिश्तों की भी नहीं समझ रहे और झूठे तांत्रिक के चक्कर में फंस करके इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो कम से कम तमाम लोगों को सोचने की जरूरत है और किसी के चक्कर में फंस करके किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले 50 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ आपने एक बच्चे की जिंदगी ली है, बल्कि आपने एक हंसता खेलता परिवार और एक हंसते खेलते बच्चे की जिंदगी लील करके उसके परिवार वालों को उजाड़ने का काम किया है। तो कम से कम तमाम लोग जो ये तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं, कम से कम उनको सोचने और समझने की जरूरत है कि ये लोग ये कोई आपको सॉल्यूशन नहीं देते, बल्कि आपको और फंसाने के लिए माया जाल में इस तरीके के उपाय जरूर आपको बताया करते हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।